हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ अभी वर्तमान की सारी समस्याओं का समाधान। कल एमपीपीएससी द्वारा एमपीपीएससी के पूरे पैटर्न को और पूरे सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। आइए इसी से रिलेटेड बातें और समस्याओं को हम समाधान के रूप में खोजते हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर एक अच्छी सी रणनीति के साथ मेरे सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए सबसे पहले हमें जो समझना है कि क्या पूरे सिलेबस को चेंज किया गया है। आंसर मिलेगा नहीं, केवल 50% या 40% हिस्से को ही चेंज किया गया है, पूरे सिलेबस को चेंज नहीं किया है। इस कारण से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। भाई, ज़्यादा घबराने से आप केवल समय खराब करोगे। ना तो आपके पास एमपीपीएससी छोड़ने का ऑप्शन है और ना ही हमें छोड़ना है। आप सब लोग मेरे साथ हैं, मैं जितना सहयोग आपका कर सकता हूं करने की कोशिश करूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, घबरा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर ये टाइम आपने घबरा करके वेस्ट कर लिया तो फिर हम मूल रूप से जो तैयारी करनी है वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। चलिए हम पहले सिलेबस पे चलते हैं और उसमें क्या चेंज आया है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस जो 2023 की परीक्षा में था और 2024 की परीक्षा में आया, इसमें मूल रूप से चेंज क्या है और फिर हम समझेंगे कि ये क्यों चेंज किया गया। अब हमारी रणनीति नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे सिलेबस में कोई ऐसा बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ गया है। शुरू की जो 4 यूनिट है 1, 2, 3, 4, उनको तो क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। पहली यूनिट जो पुराने सिलेबस में थी वो मध्य प्रदेश से शुरू होती थी, मध्य प्रदेश के इतिहास से। अब मध्य प्रदेश का इतिहास दूसरी यूनिट में चला गया है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश को की जगह भारत को रखा, क्योंकि सरकार का नैरेटिव रहा कि भारत प्रमुख है, भारत को पहला स्थान होना चाहिए, इसलिए पहली यूनिट में भारत का सिलेबस और दूसरी यूनिट में मध्य प्रदेश का सिलेबस हो गया। तो इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है। अब हम समझते हैं कि ये जो चेंज किया गया है, इन दोनों यूनिट्स में डिफरेंस क्या आ गया है। तो पहले भारत के सिलेबस वाले चैप्टर पे हम चलते हैं। भारत के नए सिलेबस और पुराने सिलेबस में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भारत का सिलेबस है, इसमें पहली लाइन लिखी हुई है संकल्पना एवं विचार। संकल्पना एवं विचार में क्या लिखा हुआ है उसने, ये समझते हैं। देखिए, पहले भी जो सिलेबस था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था पुराने सिलेबस की दूसरी यूनिट में कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का इतिहास आपको पढ़ना है। इस सिलेबस में भी सेम टू सेम बातें कही गई है। जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए, एनसीईआरटी पिछले साल, एमपी बोर्ड पिछले साल अपने सिलेबस में से मुगल कालीन इतिहास और दिल्ली सल्तनत का इतिहास हटा चुकी है। तो इससे ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमारी सरकार का जो माइंडसेट है, नैरेटिव है, वो ये है कि जो भारत की गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमारे इतिहास की मूल विशेषताएं हैं, वो हमें स्टूडेंट को पढ़ानी चाहिए, ना कि ऐसे इतिहास को पढ़ाना चाहिए जो हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता के बारे में नेगेटिव नैरेटिव सेट करता हो या उसके नकारात्मक बिंदु के रूप में हो। इनका मानना है कि अगर कोई गोरी आक्रमण करने के लिए या धन लूटने के लिए भारत में आया तो उसे क्यों पढ़ाया जाए, जबकि भारत के राजा जो अपने शब्दों पर जान दे दिया करते थे उनको क्यों ना पढ़ाया जाए। और ये बात सही भी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो भारत का जो इतिहास है, उसका जो प्राचीन भारत इतिहास है, उसको खोल करके रखा गया है हमारे सामने। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराएं, भारतवर्ष, इसमें ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ते थे। वेद हम पहले पढ़ते थे, उपनिषद हम पहले पढ़ते थे, हम अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन पहले भी पढ़ते थे, स्मृति पढ़ते थे, सभा समिति पढ़ते थे। ये सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, लेकिन पढ़ने का जो पैटर्न है वो इसमें और इसमें 2023 के सिलेबस में और 24 के सिलेबस या नए और पुराने सिलेबस में क्या है वो समझे। देखिए, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो उन चीजों पर जाना चाहिए जो
हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। इस सिलेबस को देखने पे पूरी तरह समझ आ रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासतों को उभार करके सामने रख दिया गया है, उन पर फोकस किया जा रहा है। तो पढ़ेंगे कैसे सर, कहाँ से नोट्स लाएंगे? ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं। कुछ कोचिंग वाले अपना नाम चिपका करके उसको बेचना शुरू कर दे तो वो चीज़ें सही नहीं हो जाती। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेरे पास इतिहास पढ़ने के लिए जो पहले से ये किताब है, जो कि वैकल्पिक विषय है इतिहास का, पब्लिकेशन कोई सा भी हो सकता है। MPPSC 2012 तक जो परीक्षाएं लेती थी उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इतिहास के पेपर होते थे, या एक सब्जेक्ट जो हमें चूज करना पड़ता था। इतिहास हो सकता था, इकोनॉमिक्स हो सकता था, वो पब्लिकेट हो सकता था, सोशियोलॉजी हो सकता था, तो उसका प्री में भी एक पेपर होता था। वैसी जो किताबें हैं वो मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं। हमें केवल अपने दृष्टिकोण को ठीक करना है और बहुत घबराना नहीं है। इतिहास में अब जो पूछा जाने वाला चैप्टर है वो प्राचीन भारत से वही गौरवशाली परंपराएं, जो चीजें हैं जो हमें एक विशेष दर्जा दिलाती है, उनको फोकस कर दिया गया है। मध्यकाल से पिछले 2 परीक्षाओं से हम देखते आ रहे हैं कि कोई ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, ज्यादा प्रश्न इससे पूछे भी नहीं जाएंगे और अभी भी नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अब फोकस हो गया दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ। उसने स्पेशली दक्षिण भारत की चीजों को सामने रख दिया है, और साथ में अगर वो उत्तर भारत के मध्यकालीन इतिहास पे प्रश्न भी बनाता है तो उनके प्रश्न होते हैं कला संस्कृति से रिलेटेड, हमारे भारतीय विद्वानों से रिलेटेड, धर्म ग्रंथों से रिलेटेड, या कुछ कला साहित्य वाले हिस्से से रिलेटेड। और आधुनिक भारत के इतिहास में भी जो अंग्रेजों वाला पार्ट होता है, जो अंग्रेजों ने हमारे देश में किया, उसको कम कर दिया गया है, जबकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। तो ये मूल रूप से हमारे इतिहास में चेंज है। अब कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करता है, अगर वो 10 नंबर के इस सिलेबस की भारत के इतिहास की तैयारी करे तो उसका माइंड सेट कैसा होना चाहिए कि पहली बात तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें हर एक पॉइंट को थोड़ा डीप जाकर के पढ़ना है। अभी तक हम पढ़ते थे 4 वेदों के नाम, उनके उपवेदों के नाम। अब हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा कि उस वेद में कितने देवताओं का वर्णन है, कौन सा देवता किसको समर्पित था, किसका कितनी बार वर्णन है, उससे रिलेटेड थोड़ा अंदर डीप में जाकर के अध्ययन करना होगा। हम पढ़ते थे कि टोटल वेद के टोटल अरण्य कितने हैं, तो अभी तक हम केवल संख्या पढ़ लेते थे। अब हमें संख्या के बाद उनके नाम पढ़ने होंगे, उनकी खोज किसने की। और इस पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे इतिहास में जो सबसे ज्यादा आपका माइंडसेट होना चाहिए वो कला और संस्कृति वाले हिस्से पे होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इतिहास जो पूछा जाएगा वो कला संस्कृति पर बेस्ड होगा। उसमें कला संस्कृति को बहुत महत्व दे दिया गया है। तो मैंने सर्च किया कि इसको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो एक किताब आती है कला और संस्कृति की, नितिन सिंघानिया की एक किताब है जिससे हम कला और संस्कृति पढ़ते थे। तो पूरे भारत के इतिहास में प्राचीन मध्य काल में जो कला संस्कृति रही है, जो मंदिर की बनाने की शैलियां रही हैं, उन पर फोकस करना है। ये चीजें अभी भी हम पढ़ते थे, लेकिन अभी तक हम सीमित रूप में पढ़ते थे कि अभी तक पढ़ लेते कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया। राजा भोज ने धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, भोजशाला बनवाई थी। अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन सी शैली में बनाई गई थी, उसमें कौन से पत्थरों का उपयोग किया गया था, वो पत्थर कौन सी चट्टानों से लाए गए या किस स्थान से लाए गए। इस प्रकार से थोड़ा डीप जाना है, कला संस्कृति के क्षेत्र में थोड़ा डीप जाना है, ताकि हम इतिहास की गलतियों को नहीं करें। और आगे बढ़ते हैं। आपने भारत के इतिहास को अपने दिमाग में सेट कर लिया कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, केवल हमारा जो माइंड सेट है वो भारत की संस्कृति के हिसाब से या भारत की गौरवशाली परंपरा को दर्शाने वाले इतिहास के रूप में पढ़ना है, ना कि ऐसी रट्टा मारने वाली चीजें। अभी तक हम पढ़ते थे कि अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, अब ये चीजें नहीं पढ़ते हुए उसके काल में जो महल बनाया गया उसकी कला क्या थी, वो कला कहाँ से हमने भारत में विकसित हुई, ऐसी चीजों पर फोकस कर लेना है। मिडाइवल हिस्ट्री में दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस करना है, प्राचीन भारत में कला संस्कृति वाले हिस्से पर और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है, और आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पर फोकस करना है। लेकिन इसमें भी अंग्रेजी हिस्से पर कम फोकस करते हुए भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास किए गए
उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये पहली यूनिट का चेंज आपको अपने सिलेबस में याद रख करके आगे अपनी रणनीति बनानी है। मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी चेंज पर बात कर लेते हैं। अब हम इसकी नए सिलेबस की दूसरी यूनिट और पुराने सिलेबस की पहली यूनिट पे आते हैं। देखिए, पुराने सिलेबस में जो पहली यूनिट थी वो मध्य प्रदेश का इतिहास थी, जो अब के सिलेबस में दूसरी यूनिट है। और अगर इन दोनों को पढ़ोगे आप तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा आपको। सेम टू सेम सिलेबस रखा गया है इन दोनों में, वर्ड टू वर्ड सारी चीजें चेंज है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज भी नहीं करना है। जैसा आप पढ़ते थे वैसा ही पढ़ना है। बहुत घबराने और टाइम वेस्ट करने, डाटा कलेक्शन करने में भिड़ जाएं, फिर से नया पढ़ें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही पढ़ें, केवल भारतीयों के गौरवशाली वो जो चीजें हैं उन पर फोकस करना शुरू कर देना है। अब हम तीसरी यूनिट पे आते हैं। जो नए सिलेबस में तीसरी यूनिट है वो भारत का भूगोल है, जबकि पुराने सिलेबस में चौथी यूनिट भारत का भूगोल थी और तीसरी यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल थी। तो यहाँ जो सिलेबस है वो सेम टू सेम तीसरी यूनिट यहाँ की पुरानी चौथी यूनिट के सिलेबस में था, लेकिन इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस आया है वो ये है, पुराने सिलेबस में हम पढ़ते थे भौतिक विशेष, भौतिक भूगोल। ये भौतिक भूगोल असली में एक सब्जेक्ट होता है। आप अच्छी अगर किताबें पढ़ेंगे तो 200 पेज 300 पेज की किताब होती है। इसमें हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में अवधारणाएं, पर्वत बना तो कैसे बना, पर्वत निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं, नदियां बही तो किस तरीके से बहती है, नदियों किन सिद्धांतों के आधार पर बहती है, नदियां कौन सा तंत्र बनाती है, ऐसी चीजें पढ़ी जाती थी। अब भूगोल को पूरी तरह व्यवहारिक बना दिया गया। भूगोल में कॉन्सेप्चुअल चीजों को कम करके व्यवहारिकता पर बल दिया गया है। इसमें पूरा सिलेबस जो चेंज है वो पूरा का पूरा विश्व का भूगोल तो पूरी तरह हटा दिया गया। ये जो हिस्सा था विश्व के महाद्वीप, महासागर, देश, नदियां, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, ये पूरा चैप्टर हटा दिया है। भारत के इसको तो हटा दिया और बाकी का सिलेबस वैसा का वैसा रख दिया। लेकिन हमारा माइंडसेट जो है वो इस तरीके से हो, इस सिलेबस में इन्होंने डाला अल नीनो, लाल नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी दोलन, जलवायु में परिवर्तन। अर्थात अब वो फैक्चुअल कंटेंट के साथ साथ हमसे पूछेगा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें, लेकिन केवल और भारत के रेफरेंस में। तो देखो दोनों में जो चेंज आया वो सबसे बड़ा चेंज है, विश्व का भूगोल सिलेबस से हटा दिया गया। भारत का भूगोल सेम टू सेम वही है, केवल उसमें व्यवहारिकता, कॉन्सेप्ट पर बल दिया जाएगा। उसमें रट्टा मारू चीजें नहीं है, जैसी थी पुरानी वैसी ही रहेंगी, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट पर बल दिया जा रहा है। हमने पिछले प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा में भी देखा कि अब MPPSC सीधे फैक्ट देने की बजाय थोड़ा कॉन्सेप्ट पर जाने लगा है, और वो आपको पूरी तरह भूगोल में देखने को मिलेगा। तो भूगोल अभी तक जो आप पढ़ते थे, महेश बंडवाल या इसके जैसी कोई और किताब सफिशिएंट है इस भूगोल को पढ़ने में, मोर देन सफिशिएंट है। उसमें ज्यादा ही चैप्टर दिए हुए हैं, हमें तो और कम पढ़ना है। तो जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है, और ये लगभग वैसा का वैसा है। केवल विश्व का भूगोल हटा दें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर, जो जलवायु से संबंधित, वर्षा होने से संबंधित, चक्रवातों से संबंधित कॉन्सेप्ट है, इन पर फोकस कर लेंगे तो हमारा सिलेबस लगभग वैसा ही रहेगा। जरा सा चेंज है, मेजर चेंज नहीं है इसमें। फिर आते हैं चौथी यूनिट पे। यहाँ जो चौथी यूनिट है वो मध्य प्रदेश का भूगोल है, जो इधर तीसरी यूनिट थी। ये सेम टू सेम आप वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दी गई है, वही का वही चीज, केवल ऊपर नीचे की गई है। तीसरी को चौथी, चौथी को तीसरी, बाकी वर्ड टू वर्ड चीजें सेम है। मध्य प्रदेश का भूगोल हमें वैसा का वैसा पढ़ना है। इन दोनों यूनिट से हमें ये समझ में आ जाए कि अब जो सरकार है या जो अब जो आयोग ने हमारा सिलेबस चेंज किया है, उसका पूरा फोकस है कि बच्चों को व्यवहारिक चीजें पढ़ाई जाए, अव्यवहारिक चीजें ना पढ़ाई जाए, क्योंकि इसको नील नदी की लंबाई पढ़ के कोई फायदा होना नहीं है। इसे पढ़ना है नर्मदा नदी की लंबाई या गंगा नदी की लंबाई, तो क्यों ना इसके सिलेबस में ऐसी व्यवहारिक चीजें ही डाल दी जाए। तो इससे हमें समझ में आए कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न होगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होगा, वो भी पूरी तरह व्यवहारिक बनाया जाएगा। बहुत ज्यादा डीप में परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन सोच में परिवर्तन जरूर है। इनकी पुरानी सोच थी केवल एक चीज पढ़ ली जाए, अब सोच है कि वो चीज पढ़ाई जाए बच्चों को जो असली में व्यवहारिक है। ये पूरा सिलेबस व्यवहारिकता पर निर्भर करता है। हम 5वीं यूनिट पे चलते हैं। 5वीं यूनिट में पहले 2 सब्जेक्ट थे, संविधान और अर्थव्यवस्था, दोनों साथ में थी।
मतलब संविधान के साथ अर्थव्यवस्था मिक्स हुआ करती थी इस सिलेबस में, अब उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया और 2 अलग अलग यूनिट बना दिए। एक संविधान के अलग यूनिट बना दी और एक अर्थव्यवस्था की अलग से यूनिट बना दिए। इस संविधान की यूनिट में अगर हम वर्ड टू वर्ड चीजें देखें तो सेम टू सेम है, केवल एक लाइन का परिवर्तन दिखेगा। जो 10वीं यूनिट में आयोग थे वो उठा करके यहाँ रख दिए हैं। तो अब कुछ बच्चों का प्रश्न होगा कि सर फिर पूरे आयोग पढ़ने हैं? नहीं भाई, ये पूरी यूनिट 10 नंबर की एग्जाम में पूछी जाएगी, और अगर पूरी यूनिट में पूरा संविधान 10 नंबर का है तो उसमें से आयोग के क्वेश्चन 2 आने हैं। इतना महत्व अब इसे नहीं देना है, संवैधानिक आयोग और संविधिक आयोग पर ही बल देना है, उससे इतर तो हटा ही दिए हैं, उनको फोकस ही नहीं करना है। तो पूरा का पूरा सिलेबस सेम टू सेम है। मैं आपको आगे इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा अभी कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन अभी चेंज के आधार पर आपके दिमाग को व्यवस्थित या घबराने से बचाने के लिए बातें कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि क्या चेंज आया। बहुत चेंज नहीं है, वर्ड टू वर्ड वैसी चीजें रख दी है। हम इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में अच्छा चेंज है। इधर अगर 6ठी यूनिट पर हम फोकस करें तो 6ठी यूनिट में क्या चेंज आया है? 6ठी यूनिट में इस बार जो चेंज है, प्री के और मेंस के दोनों के सिलेबस को एनालिसिस करें तो कुछ छोटी छोटी चीजें तो मध्य प्रदेश के लिए जो व्यवहारिक है, जो बच्चों को डाटा याद होने चाहिए, उस पर फोकस किया गया है। और इसी में मानव संसाधन को भी स्थान दे दिया, मतलब मानव संसाधन भी उसमें एक टॉपिक बना दिया, उस पर फोकस किया जाएगा। बौद्धिक संपदा उसमें एक फोकस कर ली है। अर्थात पुराना जो अर्थव्यवस्था था उसमें हम थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते थे, केवल कुछ संस्थाओं के नाम, उसको बदल करके वास्तव में अर्थव्यवस्था के थोड़े से कॉन्सेप्ट, थोड़े से बोल रहा हूं मैं, 4-5 कॉन्सेप्ट कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अधोसंरचना क्या होती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, और फिर उसका पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो मध्य प्रदेश को लेकर है कि मध्य प्रदेश में इन सब चीजों की क्या स्थिति है, मानव संसाधन की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था के आंकड़े मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, ऐसी चीजें इसमें डाल दी गई है। और साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया है बौद्धिक संपदा के अधिकार को, वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया है। तो 5वीं और 6ठी यूनिट हमारे लिए नई है। 5वीं यूनिट जो पहले 2 पार्ट में थी उसको तोड़ करके एक नई फॉर्मेट लाया गया है, वो आपको याद रखना है और इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था की कुछ चीजें नई हैं, लेकिन ये हर साल नई होती हैं क्योंकि हर साल डेटा चेंज हो जाता है इकोनॉमिक्स का, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस साल भी जब एग्जाम आएगी तो उसके 2-3 महीने पहले, 1 महीने पहले हम पढ़ाएंगे आपको सारे डाटाज, हमारे द्वारा आपको सारे डाटाज कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसको तो और ज्यादा व्यवस्थित कर दिया गया, तो अब पढ़ने में बड़ा आसान हो जाएगा। पहले अव्यवस्थित था, पढ़ने में टफ पड़ता था, कहीं से भी प्रश्न आ जाते थे, अब व्यवस्थित कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं, हम 7वीं यूनिट पे आते हैं। 7वीं यूनिट को अगर हम देखें तो इसमें चेंज क्या आया, तो देखो पहले जो 7वीं यूनिट थी उसमें पर्यावरण पर फोकस था। इस वाले में पर्यावरण, कृषि तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण और जैव विविधता, प्रदूषण, ये वाले टॉपिक थे। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, पर्यावरण सेम टू सेम है। साइंस के बेसिक नॉलेज अर्थात 10वीं क्लास, यहां पहली लाइन में लिखा है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, अर्थात 10वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो साइंस आता है उसके जैसा ज्ञान आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हो। उसके बाद बहुत व्यवस्थित तरीके से जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको ऐड किया, फिर रक्षा को ऐड किया, फिर रोग वाले हिस्से को ऐड कर दिया और फिर प्रदूषण वाले हिस्से को करके एक पूरा पर्यावरण बना दिया गया है। जो पुराने वाले में कुछ चीजें मिस थी उनको यहाँ जोड़ दी गई हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये आप मेंस के सिलेबस में वैसे ही पढ़ चुके हो। मेंस में जो 6ठी और 7वीं यूनिट हुआ करती थी पुराने सिलेबस की, पुराने सिलेबस के तीसरे पेपर में 6ठी यूनिट में संक्रामक रोग होते थे, वो यहाँ ऐड कर दिए हैं। और पुरानी सिलेबस में जो 7वीं यूनिट में इसरो और उसके जैसे जो संबद्ध संस्थान थे वो यहाँ ऐड कर दिए, तो उनको प्री ओरिएंटेड होकर के हमें पढ़ लेना है। इसका डाटा किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो पहले से आपके मेन सिलेबस में होने के कारण आपके पास है, कहीं नहीं जाना है, सिलेबस पूरा आपका ही है। 8वीं यूनिट पे आते हैं हम। 8वीं यूनिट में क्या परिवर्तन आया है, देखो 8वीं यूनिट में आपको दिखने में नजर आ रहा होगा एक लाइन का फर्क है, भारत एवं मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, वो यहां नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। करंट अफेयर्स पढ़े कैसे, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, क्या इसमें से स्पोर्ट्स हटा दिया गया है?
तो भाई स्पोर्ट्स पूरी तरह तो नहीं हटाया है, लेकिन स्पोर्ट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो नहीं पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स तो अभी भी पूछा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाने हैं, केवल और केवल हमसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। उसमें स्पोर्ट्स भी रहेगा, उसमें समसामयिकी की घटनाएं भी रहेंगी, उसमें मध्य प्रदेश की घटनाएं, सरकार की योजनाएं भी रहेंगी, युद्धाभ्यास भी रहेंगे, इंडेक्स भी रहेंगे, पूरा करंट अफेयर्स रहेगा। और वो कैसे होगा, देखिए 3 किताबें अगर कोई स्टूडेंट ले ले, प्रतियोगिता दर्पण, अगर वो चाहे तो पूरी प्रतियोगिता दर्पण पढ़े तो उसका नेशनल पूरा हो जाएगा, इंटरनेशनल पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए जो वर्तमान में किताबें आती हैं उनमें से कोई सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक किताब को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने पर आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, सेम टू सेम यूनिट बना दी गई, जरा सा चेंज है उसमें। 9वीं यूनिट पे आते हैं। 9वीं यूनिट जो पहले की 9वीं यूनिट थी उसमें एक लाइन जोड़ी गई है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान में क्या चीजें आती हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये बेसिक चीजें जोड़ दिए, बाकी हूबहू सिलेबस वैसा का वैसा है। तो आप इसमें निश्चिंत रहें, इतना आपको वैसे भी आता है और हम पुराने सिलेबस में भी इतनी चीजें पढ़ लिया करते थे। थोड़ी सी चीजें ऐड करनी है, वो बड़ा कहीं कोई काम नहीं है, इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। 10वीं यूनिट पे आते हैं, ये पूरी तरह चेंज है। 10वीं यूनिट में पहले आयोग हुआ करते थे, अब जो 10वीं यूनिट है उसमें जनजाति दे दी गई है। देखिए जनजातियों को वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ावा दे रहा है, मध्य प्रदेश की पहचान है जनजातियां। हमें पता है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती, तो क्यों ना हमारे सिलेबस में भी इनको पढ़ाया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है वो इनकी कला, इनकी संस्कृति, इनके साहित्य को दिया गया है। तो जनजाति के साहित्य कला को पढ़ना है, इसके लिए हम स्पेशल एक क्लास बना लेंगे जिसमें हम जनजातियों पर ही फोकस करेंगे। हम पहले भी जनजातियां पढ़ते थे, लेकिन पहले हर एक जनजाति पर डिटेल डिस्कशन नहीं होता था, अब हर एक जनजाति पर डिटेल डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो वैसे भी हम मध्य प्रदेश में ये पढ़ते थे, अब स्पेशल एक अगर यूनिट बना दी तो कोई बहुत परिवर्तन नहीं आना है, चीजें वही हैं, केवल हमारा तरीका थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लेना है। हमने इन 10 ही यूनिट में हमने ये समझा कि चेंजेस क्या आए हैं। अब हम अपने पीपीटी पे चलते हैं, हमने जो मूल अपनी फाइल बनाई हुई है उस पर चलेंगे। तो मूल फाइल में जो हिस्सा है वो क्या कहता है, अब हमने बात करनी है कि सिलेबस क्यों चेंज किया गया। सबसे ज्यादा यही महत्वपूर्ण है। आपको अधिकांश लोग वीडियो, आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पर 50 कोचिंग क्लासेस ने सिलेबस में क्या चेंज आया है ये आपके सामने रखा, लेकिन हमें अभी समझना है कि चेंज आया क्यों है। आया क्यों है अगर ये समझ जाओगे तो अब आप समझ जाओगे कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को अग्रसर करना है, तरीका क्या होना चाहिए हमारी तैयारी का, ये आप समझ जाएंगे। देखिए ये जो वर्तमान में देश की सरकार है और मध्य प्रदेश की सरकार है, इनका पूरी तरह से माइंडसेट है कि भारत की जो विशेषताएं हैं वो हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को याद होनी चाहिए। जबकि ये जो पश्चिमीकरण, ये जो फालतू की चीजें हम पढ़ रहे हैं या ऐसे सिलेबस में चीजें डाली गई हैं या ऐसी चीजें जो अव्यवहारिक है, जिनका वास्तव में कोई उपयोग नहीं है, उनको हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट की जो मोनोपोलीज थी, जैसे साइंस की जो मोनोपोलीज थी हमारे तीसरे पेपर में मेंस के, उसको भी हटा दिया गया है। खैर साइंस पहले भी प्री में नहीं आता था, अब भी प्री में नहीं आएगा। उसमें बायो का जो हिस्सा है उसमें थोड़ा एक्सटेंशन है, मानव शरीर संरचना पर ज्यादा बल दिया जाता था पहले भी, अभी भी दिया जाएगा। तो सरकार ने ये सिलेबस चेंज क्यों किया है? पहली बात, उनको एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका पैटर्न चेंज करना था, उन्हें व्यवहारिकता पर लाना था। पहला जो मूल पॉइंट है कि व्यवहारिक सिलेबस होना चाहिए, जो कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ने पर व्यवहार में भी काम में आए और फायदा भी करे। उसके लिए ऐसी चीजें रखी गई सिलेबस में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि ऐसी चीजें रखी गई जिनका वास्तव में जीवन में कोई महत्व, जो कोई उपयोग ही नहीं होना है। तो उन चीजों को जो कभी उपयोग नहीं होनी थी उनको हटा दिया गया है, उन चीजों को जो रियल में हमें उपयोग होनी है उनको प्री और मेंस के सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अभी हम केवल प्री के सिलेबस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा, सिलेबस चेंज करने का जो मेन रीजन रहा वो
मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से मध्यकाल के इतिहास से मुगल प्रशासन या मुगल व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत को हटा दिया। वो चीजें हमारे नए सिलेबस में भी आपको कम हो गई। तो अब हम अपने सिलेबस में इतिहास के नाम पर या इतिहास में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कला और संस्कृति पर, जिसका वास्तव में हमें याद कराना है, जो हमारी विरासत है, हमारे पूर्वजों ने जो चीजें इतनी अच्छे से की हुई हैं वो हमारी पीढ़ी तक आते आते समाप्त ना हो जाए, वो उनको संरक्षित करना और हमें अपनी गौरवशाली परंपरा से परिचित कराना, वो इसके चेंज करने का दूसरा उद्देश्य दिखाई देता है। मतलब हमारी सरकार का नैरेटिव या वास्तव में जो परिवर्तन आयोग का जो माइंडसेट है वो इस तरीके से लगता है कि अब हम बच्चों को भारत में जो खूबियां हैं उनको पढ़ाएं, ना कि ऐसी चीजें पढ़ाएं जो अव्यावहारिक रही हैं, या अगर बाहर से किसी व्यक्ति आक्रमणकारी ने हमारे यहाँ पढ़ाया तो उसके बारे में ज्यादा फोकस ना करते हुए भारतीय लोगों की क्या भूमिका रही उस पर बल दिया जाए। ये आपको याद रखना है। तो इतिहास में जो बड़ा चेंज रहेगा वो कला संस्कृति पर फोकस करते हुए दिखेगा आपको। और ऐसे ही क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा एक जनजाति है, जनजातियां हमारे मध्य प्रदेश में एक बड़ा परसेंटेज रखती हैं, बड़ा प्रतिनिधित्व रखती हैं, इसलिए उनको भी सिलेबस में स्थान दिया, उनकी भी कला संस्कृति को सहेजना है, संवारना है, इसलिए व्यवहारिकता पर बल दिया जाए। वो अपनी संस्कृति ना भूलें और हम पूरे मध्य प्रदेश का जो स्टूडेंट है वो इस संस्कृति से परिचित रहे, इनकी चीजों से परिचित रहे, उसको विरासत के रूप में मानते हुए हम संवारें। इसलिए इस सिलेबस में ये चेंज किए गए हैं। तो आपका पढ़ाई करने का जो माइंडसेट हो वो भी इसी तरीके से होना चाहिए, केवल फैक्चुअल। तीसरी जो चीजें हैं वो केवल फैक्चुअल जो चीजें थी, अभी तक जो सिलेबस में पूछा जाता था फैक्चुअल कंटेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता था। आपने पिछली जो प्री हुई और मेंस हुई अभी, उससे ये चीजों पर, इन चीजों में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है। देखो अभी जो आयोग का माइंडसेट लगता है वो फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल को मिक्स करने पर दिखाई देता है। उसने हमसे कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पूछना शुरू कर दी है। मेंस में क्वेश्चन पूछता है आजकल कि इसकी विवेचना कीजिए, इसकी आलोचना कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए। ये चीजें धीरे धीरे सिलेबस के हमारे क्वेश्चंस में ऐड हो रही है, जिससे समझ के आ रहा है कि भाई फैक्चुअल कंटेंट में ज्यादा फोकस नहीं करना है, साथ में कॉन्सेप्ट चीजें भी हमारे पास होनी चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब अधिकांश स्टूडेंट आज की दिनांक से, आज तारीख से ही 19 जनवरी 2024 से ही लग जाएंगे डाटा कलेक्शन पर। देखो हमारे सिलेक्शन ना होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है डाटा कलेक्शन की मशीन बन जाना। भैया डाटा तो गूगल पे भी अवेलेबल है, आप पूरे टाइम 3 महीने, जब 28 अप्रैल को एग्जाम होना है तब तक डाटा कलेक्शन करेंगे, उसके पढ़ेंगे कभी नहीं। तो डाटा कलेक्शन नहीं करना है, उसके लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे संस्थान, गूगल, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, उनको करने दीजिए डाटा कलेक्शन। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए इन कामों में। डाटा कलेक्शन करने की मशीन नहीं बनना है, हमें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई का मूल हिस्सा होता है याद करना। आप जितनी ज्यादा चीजें याद कर लेंगे ये आपकी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। देखिए अधिकांश स्टूडेंट ना पूरे टाइम पे डाटा कलेक्ट करते हैं और वो कोई काम में नहीं आता, उसको लगता है कि उसने खूब पढ़ाई कर ली। आज भी यही होना है। बहुत सारे स्टूडेंट आज से उन चीजों की फिक्र करना शुरू करेंगे जो सिलेबस में चेंज आ गई। वो सोचेंगे कि ये चीज तो मेरे पास टेबल पे होनी चाहिए। भाई वो चीज 15 दिन बाद पढ़ लेना, जब तुम्हें कोई टीचर पढ़ा देगा, मैं भी पढ़ाऊंगा और दूसरे टीचर्स भी पढ़ाएंगे। अभी आप उन चीजों पर फोकस करें जो आपके सामने हैं, जो आपकी टेबल पर रखी हैं, क्योंकि केवल 40% हिस्सा ही तो सिलेबस का चेंज हो रहा है, 60% तो वही का वही है। और 40% में भी सीधे तौर पर तो 20% ही चेंज है। दूसरे तरीके से देखें तो केवल डायमेंशंस चेंज की गई है कुछ चीजों की, उनके पूछने के तरीके में चेंज आएगा, वो हमें प्रैक्टिस से मिलेगा। और प्रैक्टिस कैसे की जाए? क्वेश्चन आंसर रोज लगाना शुरू करने हैं। जो भी स्टूडेंट प्री की तैयारी कर रहे हैं, आगे केवल 60 पोस्ट है, हो सकता है कि ये बढ़ जाए और हो सकता है नहीं, ज्यादा चांस है कि बढ़ेंगे, ये पोस्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 60 पोस्ट रही तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा और ऐसी स्थिति में वही स्टूडेंट पास होंगे जो एक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छी रणनीति कैसी होती है उस पर थोड़ी बात करते हैं।
देखो, किसी भी स्टूडेंट को जो कि प्री की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि 28 अप्रैल को उसे पेपर देना है। अब उसे जो सिलेबस में चेंज आया उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पहले तो कि चेंज आ चुका है। उसके मना करने या ऐसी बातें करने से कि फिर से चेंज हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इनसे कुछ नहीं होना है। 28 अप्रैल को जो पेपर होगा वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होना है। उसको अपना 10 यूनिट के हिसाब से पता है कि 10-10 नंबर आने वाले हैं या 10-10 नंबर का जो डाटा है वो पूछा जाएगा। वो यूनिट जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे हमारा जो कंप्यूटर वाला यूनिट है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला यूनिट है, आईटी वाला यूनिट है, उसमें नॉमिनल चेंज है। सबको पहले भी पता है कि वायरस या वेब ब्राउजर या जो हमसे सोशल साइट्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, अभी भी वही पूछा जाएगा, पहले भी वही पूछा जाता है। तो अभी ये जो समय है, जब तक आपके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है नए सिलेबस का, तब तक आप उन चीज़ों को कवर करके रख लें। एक शेड्यूल बनाएं अपना अगले 10 से 15 दिन का, 20 दिन का, जिसमें आप उन सब चीज़ों को कवर कर ले जो पहले से हैं। देखिए, संविधान का सिलेबस तो पहले से भी वही था और अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं आना है। 10 क्वेश्चन पहले भी आए थे, 10 क्वेश्चन अभी भी आना है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो आप नई चीजों पर दिमाग लगाने की बजाय फोकस करें ये संविधान को कंप्लीट करके, याद करके रख लेने पर। पढ़ाई करके या टेबल पे डाटा हो जाने से आपको याद नहीं हो जाता है, हमें नंबर मिलते हैं एक याद कितना है इससे। तो अधिकांश स्टूडेंट इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि अगले 20 दिन, 25 दिन या 15 दिन जैसी जिसकी क्षमता हो उसके अनुसार उन यूनिट को छांट ले जो पुराने सिलेबस से हूबहू कॉपी करती है। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास या मध्य प्रदेश का भूगोल, ये दोनों सेम टू सेम कॉपी करते हैं, तो उनको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारे पास नोट्स भी बना हुआ है, हमारे पास चीजें भी कंप्लीट है। अब उनको टेबल बना करके ऐसे डेट वाइज एक चार्ट बना लें कि आज अगर 19 तारीख है तो 19 को मुझे ये कंटेंट टेबल के फॉर्मेट में याद कर लेना है, 20 तारीख को मुझे ये कंटेंट टेबल के रूप में याद करना है, 21 को मुझे ये चीजें टेबल के कंटेंट के रूप में याद करनी है, और अगले 20-25 दिन में वो उन यूनिट को निपटा करके रख ले। उसके बाद वो फिर टेस्ट के लिए जाए। लेकिन अभी टेस्ट की तैयारी भी नहीं करनी है, टेस्ट देने भी नहीं जाना है, टेस्ट देना भी नहीं है, इन सब चीजों से भी दूर रहना है। अभी आप अपने आप में फोकस करें। अब हम बात करते हैं जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं। अधिकांश स्टूडेंट, बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो प्री में फेल हो गए। अब वो अभी भी फेल हो जाएंगे अगर अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तो। देखो, मेरा किसी विशेष बच्चे से ना कोई लगाव है, मैं आप सबको ये समझाइश देना चाहता हूं कि अगर हम किसी स्थान पर जा रहे थे और हम उस रास्ते में फेल हो गए, हम वहां मंजिल पे नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां रही होगी, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। आपको बहुत ध्यान से अपने रूम में बैठकर या किसी पेड़ के नीचे या छत पर बैठकर चाय पीते पीते जैसा आपको समझ में आता है, अकेले, किसी और के साथ नहीं, डिस्कशन नहीं करना है इन बातों का, ये आपको अपने लिए करना है। आपको खुद को अपने छत पर टहलते हुए ये सोचना चाहिए कि जब 2023 का पेपर 17 तारीख को मैं दे रहा था तो उस समय कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके कारण मुझे 70 नंबर आए या 75 नंबर आए या 77 नंबर आए, जबकि कट ऑफ जो है वो 81 चला गया। ये आपको सोचना पड़ेगा। और जब आप ये सोचेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि मेरी गलतियां क्या है। एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ और उस पेपर पर अपनी गलतियां लिखते जाओ। आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है, क्योंकि अगर आपने अपनी गलतियों को दूर नहीं किया तो फिर इस बार भी वही होना है जो अभी पिछली एग्जाम में आपके साथ हुआ। आपको खुद को अपनी गलतियां सुधारनी होगी, और इस दुनिया में आपसे ज्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता है। आपकी गलती आप स्वयं जानते हैं। आप जब ध्यान केंद्रित करके आराम से सोचना शुरू करेंगे कि मेरी क्या गलतियां हैं, तो आपको याद आने लगेगा कि करंट अफेयर्स इस बार मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गया था, इसलिए मेरा 1 नंबर या ये 2 नंबर मैं कवर नहीं कर पाया। आपको याद आने लगेगा कि क्वेश्चन में नहीं शब्द नहीं पढ़ने की वजह से मैंने ये गलती की। तो जब आप धीरे धीरे ऐसे ध्यान केंद्रित करोगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगाइए, आप अपने आप पर काम कीजिए। देखो, ऐसे पढ़ाई सब करते हैं,
पढ़ाई करने के बाद अगर आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप फेल हो गए हैं, और फिर आपका दूसरा चरण आता है अपने आप में सुधार करने का। लेकिन सुधार की पहली शर्त है कि आपको पता हो कि हमारे अंदर सुधार क्या करना है, नहीं तो ऐसे ही भिड़े रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, कभी पास नहीं होने वाले हैं। अपने आप को सुधारना है। एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, और सारी गलतियां जो आप करते हैं, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट को चाय पीने की आदत हो और वो पढ़ाई करते करते बार बार चाय पीने जाता हो, दिन भर में 6 बार चाय पीता हो, और उस चाय पीने के चक्कर में वो 15-20 मिनट खराब करता हो, अपने माइंड को डिस्टर्ब करता हो, तो उसे वो भी कागज पे लिखनी चाहिए कि मैं चाय की आदत के कारण 20 मिनट हर एक घंटे में खराब करता हूँ। दिन भर में अगर 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो 20 मिनट के हिसाब से मैं लगभग 2-3 घंटे इस चाय के चक्कर में खराब कर लेता हूँ। उसे ये पेपर पे लिखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि मेरी गलती क्या है, तब जाके उनके ऊपर सुधार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। और फिर उठाइए एक एक गलती को। आप हड़बड़ा रहे हैं एग्जाम में, वो भी गलती है। आप पैनिक हो रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, ये भी गलतियां हैं। आप लिखिए पेपर पे। आपको समझना होगा कि आपकी गलती क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी गलती क्या है, तो आप किसी अच्छे व्यक्ति से, मुझसे पूछ सकते हैं, किसी आपके और दूसरे टीचर से पूछ सकते हैं, किसी बड़े भाई से पूछ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि यार ये गलती को दूर करने के लिए क्या करना होगा। वो आपको बताएंगे कि इस गलती को इस तरीके से दूर किया जा सकता है। और जब आप उस तरीके से अपनी गलतियों को धीरे धीरे दूर करेंगे, तो अभी जो आपको 70 नंबर, 75 नंबर, 77 नंबर आ रहा है, ये 85 प्लस में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर हम इंश्योर होंगे या श्योर हो जाएंगे कि हमें अपनी गलतियां सुधार लेनी है या गलतियां सुधर गई हैं, अब हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो स्टूडेंट के सामने समस्या है कि अब अगर मैं प्री पढ़ूं कि मेंस पढ़ूं, क्योंकि मेंस का सिलेबस भी बदल गया, प्री का सिलेबस भी बदल गया है। पेपर 28 अप्रैल को होना है, जिसमें अभी समय है, लगभग 3 माह का समय बचा हुआ है। हम जनवरी में हैं। क्या 3 महीने प्री की ही तैयारी करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आज की जो स्थितियां हैं और अभी एग्जाम्स का जो कट ऑफ जा रहा है, उसके हिसाब से अधिकांश स्टूडेंट को प्री की ही तैयारी करनी चाहिए। वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं, जो पास हुआ है उनकी बात नहीं की जा रही है, जो फेल हो गए प्री में, उनको प्री पर ही फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्री को फोकस नहीं किया, केवल और केवल 60 पोस्ट हैं, 20 गुना लोग पास होंगे, मतलब 1200 लोग पास होने हैं, और इन 1200 में अपना नाम दर्ज कराना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। कट ऑफ जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम के लेवल्स जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, आपको अपना सिस्टमेटिक प्लान बनाना होगा। हर दिन कुछ याद करना, हर दिन अपने आप को कुछ क्वेश्चंस देना या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, या हर दिन कुछ नया सिलेबस का एक हिस्सा पढ़ लेना। ये 3 रणनीतियां तीनों एक साथ होनी चाहिए। हर दिन कुछ याद कर लेना, और याद किया हुआ कंटेंट जो है वो टेबल के फॉर्मेट में हो, जिसे बाद में वापस रिवाइज किया जाए। हर दिन कुछ क्वेश्चंस लगा लेना, हर दिन लगभग 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो। और तीसरा कि सिलेबस का एक नया हिस्सा और कवर कर लेना। ये तीनों प्लान साथ में रोज रोज हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके 1 महीने बाद आप इस स्थिति में पहुंचेंगे कि चलो मैं अब तैयार हूं प्री देने के। क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो एग्जाम के टाइम पर ही पढ़ी जाती हैं, जैसे करंट अफेयर आज पढ़ लेने के बाद में भी आपको फिर से पढ़ना होगा। तो ऐसी चीजें होंगी जो उस टाइम पे भी पढ़नी होगी, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अधिकांश स्टूडेंट को प्री पर फोकस करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो सफिशिएंट है, वो कर सकते हैं प्री, वो कुछ एक हिस्सा जो प्री और मेंस दोनों में कॉपी होता है, वो मैं आपको एक वीडियो में अलग से बना करके बताऊंगा, लेकिन वो कॉपी वाले हिस्से पर फोकस कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्मेट में ला सकते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आता है, वो कहते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, क्या मुझे घर चले जाना चाहिए? सर मेरा नहीं हुआ, मुझे क्या पढ़ाई करना छोड़ देना चाहिए? नहीं भाई, देखो, आपके माता पिता का आपको प्रेशराइज करना भी लाजमी है, आपका पैनिक होना भी लाजमी है, लेकिन क्योंकि हम आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि आपको सही चीजें बताएं। देखो, आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, वो MPPSC राज्य का, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है।
और इससे बनने वाली जो पोस्ट है, आप अगर डिप्टी कलेक्टर की बात करें, आप डीएसपी की बात करें, आप डीईओ की बात करें, तो ये उस विभाग में एक ऐसी पोस्ट मानी जाती है जो पूरे विभाग में बहुत आधारभूत पोस्ट का काम करती है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आप लोग पैनिक मत होइए। देखिए, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। आप सोचिए कि जो कुत्ता होता है उसको कितने दिन में बच्चे पैदा हो जाते हैं? मेरे नॉलेज के हिसाब से लगभग 4 महीने में कुतियां प्रेग्नेंट होती है और फिर बच्चों को जन्म देती है। तो एक कुतिया और एक हथनी, ये दोनों सहेलियां होती हैं और दोनों अच्छी सहेलियां होती हैं, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होती है और दोनों की एक साथ शादी होती है। एक जंगल की बात चल रही है, एक जंगल में एक कुतिया और एक हथनी दोनों अच्छी सहेलियां हैं, दोनों की अच्छे से दोस्ती हैं, दोनों की शादी हो जाती है। कुछ महीने बाद दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कुतिया भी प्रेग्नेंट हो जाती है और हथनी भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसके बाद थोड़े से समय में 2-3 महीने में जो कुतिया हैं वो 8 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन अभी हथनी ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। हथनी वैसी ही अपनी दिनचर्या पर फोकस करती है। 5वां महीना बीतता है, 6ठा महीना बीतता है। लोग हथनी से, या जो दूसरे जानवर हैं, जीव हैं, वो हथनी से पूछते हैं, तुम्हारा, इशारे करके पूछा जाता है इस अवस्था में, ऐसे ऐसे इशारे किए जाते हैं दूर से कि पूछने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे यहाँ क्या हुआ। हथनी पहले शुरुआत में तो मना करती है कि नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी असली में उसके बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। 7वां महीना बीतता है, 8वां महीना बीतता है, कुतिया एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अब हथनी पर प्रेशर बनना शुरू होता है। अब हथनी को ऐसा लगने लगता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है, क्या वो असली में प्रेग्नेंट है, क्या उसके पेट में सच में बच्चा है, और धीरे धीरे टेंशन शुरू कर लेती है। और जब वो टेंशन में आती है तो उसके घर की जो बुजुर्ग महिला है, उसकी दादी या उसके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, वो इन बातों को समझना शुरू करती है, क्योंकि अब आस पड़ोस के सब लोग उससे पूछना शुरू करते हैं ना कि तुम्हारे यहाँ क्या हुआ, तो उसके दिमाग में भी नकारात्मक बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि असली में मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं, और असली में मेरे मतलब कुछ होना भी है कि नहीं होना है, या कुछ समस्या है। और धीरे धीरे वो तनाव में आना शुरू करती है। धीरे धीरे उसने अपने सेल्फ जो अवेयरनेस है उसको भी खो दिया है। धीरे धीरे वो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बंद कर देती है, तनाव में आ जाती है और बीमार पड़ जाती है। तब तक कुतिया के फिर से बच्चे हो जाते हैं, फिर से वो 8 बच्चों को जन्म देती है। ऐसे टाइम पे जो उसके घर की बुजुर्ग दादी महिला है वो ध्यान दे करके उस हथनी को समझाती है कि बेटा, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो बच्चा होगा, जब वो इस धरती पर आएगा और जब वो धरती पर गिरेगा तो वो धरती को हिला डालेगा। जब वो अपना मुंह खोलकर चिल्लाएगा तो सबको पता चलेगा कि कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई जीव जानवर जो है वो चिल्ला रहा है। जब वो पृथ्वी पर दौड़ेगा तो पृथ्वी में वो वाइब्रेशन पैदा कर देगा, और होता भी ऐसा ही है। ये बातें सुनकर हथनी जो है वो धीरे धीरे ठीक होती है, और 18 महीने बाद, लगभग 18 महीने के गर्भकाल के बाद, जो कि बहुत लंबा टाइम है, उसके बाद हथनी के घर पे एक हाथी का जन्म होता है, एक बच्चा पैदा होता है। और सच में भी जब वो धरती पर गिरता है तो धरती कांप जाती है। जब वो जोर से चिल्लाता है तो पूरा जंगल सहम जाता है कि ये कौन चिल्ला रहा है। और जब वो धरती पर दौड़ता है तो धरती में कंपन पैदा कर देता है। इस प्रकार से उस हथनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब देखिए, ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा था, क्योंकि जब हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट होती है। यहाँ एक कांस्टेबल की तैयारी भी होती है, यहाँ एक पटवारी का पोस्ट भी होता है, यहाँ एक डिप्टी कलेक्टर का भी पोस्ट होता है। अब आप डिप्टी कलेक्टर और पटवारी दोनों के बीच में तुलना कीजिए तो हाथी और कुत्ते के समान आपको ये नजर आएंगे। आपको डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में इतने पावर नजर आएंगे क्योंकि वो 100 पटवारियों का बॉस होता है, वो 100 से अधिक पटवारियों का बॉस है। तो पटवारी बनने के लिए 1 डे एग्जाम होती है, फटाक से आप पास होकर उस पोस्ट पे चले आते हैं। लेकिन कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको पूरी जान लगानी पड़ती है। इसमें 18 महीने लगते हैं या बहुत टाइम लगता है, और ये आपका वही टाइम है जिसमें आप पैनिक कर रहे हैं। अब अगर आपने पैनिक कर लिया,
अगर आपने तैयारी छोड़ करके चले गए, अगर आप अपने आपको तनाव में ले गए, अपने आप को तैयारी से विचलित कर दिया, तो शायद आपका गर्भपात हो जाएगा। आप उस बच्चे को या उस कलेक्टर को जन्म, या डिप्टी कलेक्टर को या डीएसपी को जन्म नहीं दे पाएंगे जिसकी तैयारी आप कर रहे हो। आप समझो कि इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, और जितना डिफरेंस है उतना टाइम भी लगता है। देखिए, नेचर का एक रूल है कि जो काम जितनी ज़्यादा समय लेकर के होता है वो उतना ही ज़्यादा महत्व रखता है। आप जानते हैं कि छोटे मोटे पेड़ जो हैं जंगल में, घास कहीं तो भी उगती है, उसकी कोई कद्र नहीं करता, लेकिन सागवान का पेड़ बड़ा होने में 10 साल लगाता है और उसकी हर एक व्यक्ति इज्जत करता है, उसकी मार्केट में वैल्यू भी बहुत होती है। आप उस सागवान के पेड़ के जैसे तैयारी कर रहे हैं, उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप में इतना कैलिबर नहीं है कि आप सागवान बन सकते, तो फिर आप ये तैयारी छोड़ दीजिए। और अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे एक दिन डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बन के दिखाना है, तो फिर टिके रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, अपनी कमियों को दूर जरूर करते जाइए, रोज अपनी कमियों को दूर करना है। हर एक दिन जब आपका सुबेरा हो तो आप अपनी कमी को दूर करें, और अपनी उस कमी को दूर करने के बाद अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते रहें, कॉन्फिडेंस रखें। आप ये सब करने के बाद एक अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। आपको जो भी समस्याएं हैं उसके लिए बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, आप उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन गलत मार्गदर्शन के चक्कर में नहीं जाना है। आप लोग अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।